चलिए नमस्कार। पॉलिटी का आज क्वेश्चन है जो गंगा घाट पर टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन पहला कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब क्या है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब पूछ रहा है कि इसका आशय क्या है। पहला ऑप्शन है इसे अपनी सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। जरूरी नहीं है कि सभी निर्णय का अभिलेख रखा जाए। कुछ विवाद वाले जो अभिलेख होते हैं सिर्फ उसको लिखना होता है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होना है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर सही है। कहता है कि इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब यह है कि इसके सभी निर्णयों का जो साक्ष्यात्मक मूल्य होता है ना, इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो भी निर्णय होता है वो माना जाता है। सारे कोर्ट को मानना होता है, उच्च न्यायालय हो या जिला न्यायालय हो। कहा भी जाता है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय लेता है वो अंतिम निर्णय होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन सी की बात करें, इसे अपनी अवमानना करने वाले को दंडित करने की शक्ति है। नहीं, जरूरी नहीं है। पहली बात की कोई अवमानना करेगा ही नहीं, कोई अवमानना नहीं करता है क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी बात कही जाती है वो सारा मान्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है और दोनों कथन पर विचार करके आपको सही प्रश्न का उत्तर बताना है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुति की गई थी। देखो ये तो सही है, ये बात सही है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार किए गए थे इसमें महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन यह सही नहीं है कि उम्र 21 वर्ष से अधिक की आयु, नहीं, इसमें उम्र जो था, बाकी तो इसमें लाइन सही है लेकिन 21 वर्ष नहीं बल्कि 18 वर्ष से ऊपर के जो भी महिलाएं थी, जैसे पुरुषों को जो अधिकार मिला था उसी प्रकार से महिलाओं को भी अधिकार दिया गया था। यह बात सही है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन ए लाइन गलत है कि 18 वर्ष के ऊपर नहीं, 21 वर्ष के ऊपर नहीं बल्कि 18 वर्ष के ऊपर। तो इस लाइन के वजह से पूरा लाइन गलत हो गया। बी में आते हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ये बहुत सही है। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 था इसमें महिलाओं के लिए विधानमंडल में आरक्षण की बात कही गई थी। तो इसका आंसर सिर्फ ये होगा। ये भी सही होता, खाली 21 के जगह पर 18 वर्ष होता, लेकिन गलत हो गया यहां पे। तो इसका आंसर होगा सिर्फ क्या, बी। अच्छा, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ना, इसकी एक खासियत यह है कि जो भारत का संविधान है इस संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं इसमें से 250 अनुच्छेद यहीं से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम से मामूली सुधार करके डायरेक्ट ले लिया गया है, याद रखिएगा। तो एक चीज सीखने को क्या मिला कि 1919 के तहत ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन उम्र 21 नहीं बल्कि 18 वर्ष रखा गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो आपके सामने दिख रहा है ना एड, इसमें किसी को प्रेशर नहीं देंगे, अगर जिसको जरूरत है वो ले सकते हैं। पॉलिटी का क्लास चल रहा है, क्लास 6-8 के लिए और 9-10 के लिए, जिनका स्पेशल सब्जेक्ट है। क्योंकि 6-8 में और 9-10 में पिछले बार की अपेक्षा में इस बार नियम में कुछ बदलाव हुआ है। पहले 4 सब्जेक्ट रखने होते थे, अब 2 ही सब्जेक्ट रखना है। तो आपका जो 2 सब्जेक्ट होगा, अगर पॉलिटी के साथ भूगोल होगा या पॉलिटी के साथ इकोनॉमिक्स होगा या पॉलिटी के साथ हिस्ट्री होगा या हिस्ट्री के साथ भूगोल होगा, तो कोई भी, ये हमारा मात्र 199 रुपया में सारे बैच है। आप कोई भी 2 बैच परचेज करके अब प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस बैच है। तो इसका सारा पीडीएफ आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, क्लासेस चल रही हैं अभी। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? देखो, राष्ट्रपति तो पद की शपथ लेता है और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलवाते हैं? मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं मेरे भाई, ये तो बात सही है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन स्पीकर, स्पीकर को अपने पद की शपथ नहीं लेनी पड़ती है। मतलब स्पीकर का मतलब यहां पे क्या हुआ, एक प्रोटेम स्पीकर होता है, एक स्पीकर होता है। स्पीकर का मतलब हुआ कि जो लोकसभा होता है उसके अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को
अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेनी पड़ती है। लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, इंक्लूड प्रधानमंत्री, एक बार शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के सामने। तो अलग से लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को अध्यक्ष पद की शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह बात आपको समझना होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? लोकसभा में केवल एक सीट किसकी है? तो ऑप्शन चंडीगढ़ का एक है, सिक्किम का एक है, मिजोरम का भी एक है। तो आंसर तो यही हो गया। गोवा का कितना है? तो देखिए गोवा का कितना है? 2 है। मेघालय का भी 2 है। नागालैंड का 1 है। ये वाला तो सीरीज गलत हो गया। एक ही पूछा था ना कि जो सीरीज दिया हुआ है उसमें से सिर्फ एक सीट पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 1 में सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, सिक्किम में 1 है, लक्षद्वीप में भी 1 है। तो यानी कि जो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, सारे ऑप्शन में से पहला जो सीरीज है वो सही है, क्योंकि चंडीगढ़ में, सिक्किम में, मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। इवन नागालैंड में भी लोकसभा सीटों की संख्या क्या है? 1 है। लक्षद्वीप में भी लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 1 है। तो याद रखिएगा ये हमारा आंसर क्या होगा? तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? देखो मानव अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी? मानव अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी? पहले इस बात को समझना है। देखो एक बात समझना कि मानव अधिकार का गठन की पहले बात करेंगे तो हुआ था 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ था। पहली बात तो ये समझ लेना मेरे भाई। और मानव अधिकार की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये बात आपको याद रखना होगा कि इसकी जरूरत पड़ती है क्यों? तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर बल देने के लिए। मानव होने के नाते मानव गरिमा, हर मानव का अपनी एक गरिमा है। मतलब स्वस्थ रहने का अधिकार है मानव को, समाज में जिंदगी जीने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार है, तो उसकी एक अपनी गरिमा है। तो मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर बल देना। संपत्ति का अधिकार है। मानव अधिकार का मतलब संपत्ति का अधिकार है? नहीं। मौलिक अधिकार जो है उसमें से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। 6 ही प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो संपत्ति का अधिकार नहीं है मानव अधिकार का मतलब। समानता के अधिकार पर नहीं, खाली समानता के अधिकार पर बल नहीं देता, उसके हर गरिमा पर बल देता है। आप ही हो मान लो, तो आपकी भी एक गरिमा है ना। आपको समाज में प्रतिष्ठा से रहने की सरकार क्या करती है? व्यवस्था करती है। आप पे कोई हमला नहीं करे, आप अपने भरपेट खाना खा सके, आराम से सांस ले सकें, तो ये क्या हो गया? गरिमा की बात करता है। ऑप्शन नंबर होगा सी। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि मानव अधिकार का गठन कब हुआ? तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। अब देखिए मानव अधिकार से एक अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखो जब राज्य वर्ड जुड़ गया ना, तो ये बात याद रखिएगा कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये बात आपको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। इसकी जो है ना मुख्यमंत्री, लिख लेना, समझ लेना कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति होती है, एक समिति जिसमें विधानसभा के, जिसमें कौन होते हैं? तो याद रखना विधानसभा के अध्यक्ष कौमा गृह मंत्री, एवं कौन होते हैं? एवं विधान सभा के विपक्ष के नेता सदस्य की अनुशंसा पर राज्यपाल करते हैं। नाम रखिएगा कौन? राज्यपाल करते हैं। देखो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और मुख्यमंत्री एक समिति बनाती है, उसमें सारे लोग पक्ष और विपक्ष के होते हैं। तो राज्य की बात हो रहा है तो राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। तो याद रखिएगा इसमें राष्ट्रपति दिया है, उपराष्ट्रपति दिया है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय, ये सब कोई नहीं होगा, राज्यपाल होगा। इसका आंसर होगा ई। यानी कि यहां पे अगर राज्यपाल होता तो ये सही होता, लेकिन नहीं है राज्यपाल, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में गठित एक समिति जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री एवं विधान के विपक्ष के नेता सदस्य की अनुशंसा पर राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? बताना है। पहले तो यह समझना है कि इसका गठन कब हुआ। इसका गठन की अगर हम बात करें
कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा अगस्त 1952 में हुआ। 1952 में, अगस्त 1952 में हुआ। और एक बात याद रखना, अगस्त 1952 की अगर हम बात करें, इस समय पंचवर्षीय योजना चल रही थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रही थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रही थी। क्या चल रही थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इसका जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? तो याद रखना, इसका मुख्य संबंध पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो अगस्त 1952 में हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ये अनुच्छेद 355 में है। अब आप 352 और 356 मत सोच लीजिएगा। 352 और 356 के बारे में आपात उपबंध में भाग 18 में पढ़ना है। भाग 18 में एक चीज पढ़ना है जिसको कहते हैं आपात उपबंध। क्या बोलते हैं? आपात उपबंध बोलते हैं। और ये जो आपात उपबंध है, ये जो शब्द है, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहां के संविधान से? तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और जर्मनी के संविधान से जब आपात उपबंध लिया गया है तो 3 प्रकार के आपात उपबंध है। एक जो अनुच्छेद 352 में कहा गया है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये तो आंसर हो गया, इसकी मैं बात कर रहा हूं। अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। इसके बाद दूसरा क्या है? तो 356, मैं इसका बात कर रहा हूं। 356 इसमें क्या है? तो इसमें है राष्ट्रपति शासन। क्या है? इसमें है राष्ट्रपति शासन। और एक बात याद रखिएगा, एक होता है अनुच्छेद 360, इसमें हम कहते हैं वित्तीय आपात। क्या बोलते हैं? तो वित्तीय आपात कहते हैं, याद रखिएगा। अब राष्ट्रीय आपात की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आपात मेरे भाई 3 बार आज तक लगा है। राष्ट्रीय आपात आज तक 3 बार लगा है। मैं यहां लिख दूं, एक बार लगा है 1962 में जब भारत का चीन के साथ युद्ध हो रहा था। एक बार लगा है 1971 में जब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था। और एक बार लगा है 1975 में जब भारत में आंतरिक कलह की बात की जा रही थी। तो 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। राष्ट्रपति शासन तो हमेशा लगता रहता है। और वित्तीय आपात आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। लेकिन प्रश्न क्या था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से, भारत सरकार की चर्चा कर रहा है कि भारत सरकार का क्या दायित्व है। तो ये चर्चा अनुच्छेद 355 में किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 355 में किया गया है, इसको भूलना नहीं है। अनुच्छेद 355 में अगला प्रश्न क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? उच्च न्यायालय के, ठीक है ना, उच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते जो है, अब देखो उच्च न्यायालय पहली बात की कहां होता है? तो राज्यों में होता है। उच्च न्यायालय राज्यों में होता है। तो भाई साहब जब उच्च न्यायालय राज्य में है तो इसका वेतन भत्ता कहां से मिलेगा? तो राज्य की समेकित निधि से मिलता है। इसको भारत सरकार से कोई मतलब नहीं है। कहां से मिलता है? राज्य की समेकित, पकड़ना एकदम आसान है। उच्च न्यायालय राज्य में होता है तो राज्य की समेकित निधि से मिलता है न्यायाधीशों का वेतन। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवाद का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद, केंद्र और राज्य सरकार के बीच भी विवाद होते रहता है, ठीक है ना। और केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए एक समिति बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आया बात समझ में? ये भी एक समिति थी। लेकिन प्रश्न कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो याद रखना है, यह जो है मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? मूल अधिकार है। मूल अधिकार है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो भी विवाद हो रहा है उसका निपटारा करेगा कौन? उच्च न्यायालय करेगा। और एक किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। इस लाइन को तो एकदम आप याद कर लेना कि केंद्र का अगर विवाद राज्य सरकार के साथ है या दो केंद्रों, केंद्र का राज्य सरकार के या राज्य का केंद्र सरकार के, दोनों एक ही चीज हो जाता है। इसका निपटारा कौन करता है? कौन करता है इसका निपटारा? सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जब करता है तो उसके पास शक्ति है।
तो ये शक्ति किसके अंतर्गत आता है? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, याद रखना है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर? ये तो वन लाइनर के फॉर्म में डायरेक्ट आपको याद रखना है। पहली बात कि मंत्रिमंडल जो शब्द है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, याद रखना। कहां के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन होता है, पुनर्गठन हुआ है, इसकी रिपोर्ट जो है वो किस पर आधारित था? 121 आपको बताना है, तो याद रखना गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर पर आधारित था। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट तैयार किया था संघीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का। इन्होंने एक क्या रखा? तो एक प्रस्ताव रखा कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होना चाहिए। और ये प्रस्ताव किसने रखा था? तो याद रखना होगा, नाम आपको याद रखना होगा कि संघीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का रिपोर्ट किसने दिया था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? ये याद रखिएगा, ये एडविन लुटियंस थे। अब इसमें कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखना होगा कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किस व्यक्ति ने किया था? तो एडविन लुटियंस ने। ये पुराने वाले राष्ट्रपति भवन की बात हो रही है। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व का सुमेलित युग्म पहचानिए। पहला बात की नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें तो यह भारत के संविधान के भाग 4 में आता है और इसमें अनुच्छेद हम लोग 36 से लेकर के 51 तक पढ़ते हैं। यह कहां के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से? तो आयरलैंड के संविधान से भैया इसको लिया गया है, इसको भूलना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका आंसर पकड़ते हैं, कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है। देखो, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये 42 में नहीं है, 42 में तो कुछ और कहा गया है। 42 में महिलाओं के बारे में है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी बात किया गया है अनुच्छेद 42 में। ये जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है यह अनुच्छेद 39 के ए में कहा गया है। कृषि और पशुपालन का संगठन ये 43 में नहीं है, 43 में नहीं है, ये 48 में है। तो 43 में क्या कहा गया है? तो 43 में कहा गया है निर्वाह योग मजदूरी, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य, ये 39 में। डायरेक्ट ए सही है क्योंकि इसका मिलान एकदम सही है, ऊपर वाला 2 मिलान गलत था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? तो सी होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध की चर्चा किया गया है? तो यह भाग भैया 11 में किया गया है। 10 में क्या कहा गया है? तो एससी एसटी क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 12 में क्या कहा गया है? तो वित्त संपत्ति के बारे में चर्चा किया गया है, वित्त संपत्ति के बारे में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अभी प्रश्न बनेगा कैसे एग्जाम में? तो कम से कम जो 22 को भाग होता है ना, ये 22 भाग आपको एकदम याद होना चाहिए। 22 भाग इसका याद होना चाहिए कि 1 में क्या था, 2 में क्या था, 3 में क्या था, 4 में क्या था, 5 में क्या था, 6 में क्या था, ऐसे करके। 1 में क्या था? भारत राज्यों का संघ है। 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व, 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, 5 में संघ सरकार है, 6 में राज्य सरकार है, 7 को हटा दिया गया है, 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, 9 में पंचायत है, 9 के क में नगर पालिका है ना, 10 में एससी एसटी क्षेत्र के बारे में, 11 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में, 12 में वित्त और संपत्ति के बारे में, 13 में क्षेत्र के भीतर व्यापार करना है, 14 में केंद्र राज्य के बीच उपचार की बात करता है, 15 में निर्वाचन की बात है, 16 में कुछ वर्गों का उपबंध है, 17 में राज्य भाषा कहा गया है, 18 में आपात उपबंध है, 19 में प्रकीर्णन के बारे में है, 20 में संशोधन संविधान में, 21 में क्या कहा गया है? संक्रमणकालीन व्यवस्था की बात है, और 22 में संक्षिप्त शब्द की बात की गई है। तो ये 22 के 22 भाग आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या? 11। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? भैया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला है। देखो, पहली बात कि निम्न में से कौन सी एक याचिका है जो अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक रीट जारी करती है अधीनस्थ न्यायालय को, और उस रीट को हम कहते हैं प्रतिषेध। क्या बोलते हैं? प्रतिषेध। प्रश्न यही कह रहा है, कहता है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका, याचिका का मतलब रीट, अधीनस्थ न्यायालय के कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को कौन सा रीट जारी करती है, तो उसको हम प्रतिषेध कहते हैं। इसमें से कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसके शरीर को या तो दंड न्यायाधीश के पास सौंपा जाए ला करके 24 घंटा के अंदर में, या उसको बाइज्जत छोड़ दिया जाए अगर वो निर्दोष है तो, उसको अधिकार परीक्षा कहते हैं। परमादेश का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है अपने अधीनस्थ न्यायालय को। बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला ही होता है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई पुलिस गिरफ्तार करती है, अगर वो निर्दोष है तो उसको बाइज्जत छोड़ दिया जाए, और नहीं तो 24 घंटा के अंदर उसको दंडाधीश के पास यानी न्यायालय में लाया जाए। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिकारी को यह याद दिलाता है, अगर वो अधिकारी अपने कार्य को ठीक से नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने कार्य को याद दिलाता है, नहीं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसी ऐसी बातें इसमें है। तो इसमें याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट एक रीट जारी करती है अपने अधीनस्थ न्यायालय को, उसको हम प्रतिषेध कहते हैं, जो कि इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नागरिकता विधेयक 2019 संसद से कब पारित हुआ? भैया ये तो एक लाइन में आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई डिस्कशन नहीं चलेगा। ये जो नागरिकता संशोधन विधेयक है जो 2019 में संसद में पारित किया गया था, डेट याद रखना। ये कब किया गया था? तो 11 दिसंबर 2019 को किया गया था, याद रखना। कब किया गया था? 2019 को किया गया था भैया, नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक 2019। तो 19 कह रहा है तो 19 वाला 19 में हुआ था, खाली 11 दिसंबर आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? पहले मुझे एक बात बताओ, अनुच्छेद 13 जो है किसके अंतर्गत आता है? भाग जब हम एक पढ़ते हैं तो भाग एक में क्या है? भाग एक में क्या है? भाग एक में है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार है, और इसकी चर्चा किया गया है अनुच्छेद 1 से 4 तक में। क्लियर हो गया? भाग 2 की अगर हम बात करें तो भाग 2 में कहता है नागरिकता के बारे में, और अगर हम नागरिकता की बात करें तो यह कहां से कहां तक है? यह 5 से लेकर के 11 तक है। 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार की बात करता है भाग 3 में, और इसमें 12 से लेकर के और 36 तक पढ़ना है। अब क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है निम्नलिखित में से? तो भैया 13 कहां आएगा? 13 कहां आएगा? तो 13 12 से 36 के बीच में 13 आएगा। तो 13 आ रहा है 12 से 36 के बीच में, और 13 अधिकार के बारे में चर्चा करता है। यह हो जाएगा मौलिक अधिकार। पकड़ना आपको ऐसे होगा, आंसर हो जाएगा बी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत में संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? देखो, राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाता है, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 85 में किया गया है। पहले प्रश्न को समझना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है कौन? तो राष्ट्रपति। तो अब यहां पे राष्ट्रपति में ना 3 गो चीज लगा हुआ है ऑप्शन में, राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का अनुदेश, राष्ट्रपति का समाधान। बच्चे यहां पे कर जाएंगे फ्लॉप, फ्लॉप कर जाएंगे। राष्ट्रपति का आशय, अनुदेश और समाधान, बच्चे यहां पे कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर ये तो समझ में आता है कि राष्ट्रपति जो है ना वो क्या करता है? बैठक बुलाता है, पर सर आशय से क्या मतलब है, समाधान से क्या मतलब है, अनुदेश से क्या मतलब है? तो प्रश्न को कहता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत में संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो भैया राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता है। मतलब स्पष्ट है कि इसका मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति ही बुला सकता है। आशय का मतलब दूसरा व्यक्ति नहीं बुला सकता है, इस समाधान के रूप में नहीं बुलाता है। आशय है कि अगर संयुक्त बैठक होगा तो दोनों पक्ष आएंगे ही आएंगे, दोनों पक्ष आएंगे ही आएंगे, आना ही आना है। ऐसा नहीं है कि एगो पक्ष नहीं आया, एगो पक्ष आया, चलो यार मीटिंग कर लेते हैं, नहीं, दोनों को आना है। आशय का मतलब ये होता है। याद रखना, इसका ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कानूनी नाम क्या है? याद रखना, ये एक क्वेश्चन को तुम आप कहीं नोट कर लेना, अपने कॉपी में नोट कर लेना। एक क्वेश्चन बहुत, हम एक बार इस प्रश्न को पहले बनाए थे जब हम यूपीएससी का एग्जाम कभी दिए थे, तो यूपीएससी के एग्जाम में एक बार हमको प्रश्न मिला था, और आज ये प्रश्न हमको मिल रहा है बहुत सालों के बाद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। याद रखना, कानूनी नाम क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया है। अनुच्छेद 300 क में क्या जोड़ दिया गया है? तो जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको वहां से हटा करके 300 क में जोड़ दिया गया है। लेकिन प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो द यूनियन ऑफ इंडिया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? भैया चंद्रशेखर। कौन नहीं थे? तो याद रखना, चंद्रशेखर नहीं थे। एच.डी. देवगौड़ा की अगर हम बात करें तो याद रखना, ये 11वें प्रधानमंत्री बने थे। ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने थे, 11वें प्रधानमंत्री बने थे।
और ये जो 11वें प्रधानमंत्री बने थे, तो याद रखना उससे पहले एक कर्नाटक के केवा मुख्यमंत्री थे, तो 14वां मुख्यमंत्री थे, 14वां मुख्यमंत्री थे। इनके बारे में याद रखना, एसटी देवगौड़ा के बारे में। पीबी नरसिम्हा राव की अगर हम बात करें तो ये 1971 से लेकर के 73 तक, 1971 से लेकर के कहां तक, 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। 1971 से लेकर के 73 तक कहां के मुख्यमंत्री रहे थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन ये जो चंद्रशेखर की बात हम करें तो चंद्रशेखर पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए बिहार शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो टीआरई 3.0 में रीजनिंग 750 क्वेश्चन आया हुआ है। पीआरटी के लिए जितने भी छात्र 1 to 5 की तैयारी करते हैं, तो 1 to 5 की तैयारी करने वाले सारे छात्रों के लिए ये आदर्श बैच की तरह है। आपका याद रखिएगा, ये हमारे अमित सर हैं, और अमित सर रीजनिंग जो कि 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग में 15 भी पूछा जाता है, तो आपको 750 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर के आए हैं। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये बैच आपको मिल जाएगा। 750 क्वेश्चन अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, 1 घंटा रोज करते हैं, तो आपका पीआरटी में बहुत अच्छा नंबर आएगा। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? भैया द्विसदनीय का मतलब 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें से बिहार में है। बिहार में कितने हैं? 75 में। अगर बिहार की मैं बात करूं, अगर अपने बिहार की हम बात करें तो याद रखना यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या कितना होगी, तो याद रखना लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे 40 है। अगर हम राज्यसभा सीटों की अपना बिहार की बात करें तो भैया 16 है। यहाँ पे विधानसभा की बात करें, अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे कितना है, तो 243 है। और विधान परिषद की अगर बात करें, विधान परिषद की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना है, विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पे कितना है, तो याद रखना 75 है। और महाराष्ट्र, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 78 होगा, लेकिन राजस्थान में एक भी नहीं है, तो इसके आंसर होंगे 2, महाराष्ट्र में है और बिहार में है, यानी कि उपयुक्त में से एक से सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, या कैसे हटाया जा सकता है बताइए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 132 बताना है। बहुत आसान है, महाभियोग के द्वारा। महाभियोग कैसे लगेगा? महाभियोग उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर लगाया जाता है। इसके लिए लोकसभा में 100 सदस्य, अगर लोकसभा से लगेगा तो 100 सदस्य का प्रस्ताव पारित होगा, और अगर राज्यसभा से लगेगा तो कितना, तो याद रखना 50 प्रस्तावक होने चाहिए। यानी कि 100 लोग लोकसभा से और राज्यसभा से 50 लोग अगर चाहेंगे कि मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाना है, तो महाभियोग के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति को, ना तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगा है, ना उपराष्ट्रपति को महाभियोग लगा है, ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग लगा है। लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाना है तो लोकसभा में कम से कम 100 व्यक्ति उसके अगेंस्ट में होने चाहिए, और राज्यसभा में कम से कम कितने होने चाहिए, तो 50 व्यक्ति उसके अगेंस्ट में होने चाहिए। तब जाकर के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगता है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, ये आपको चुनना है। ठीक है, देखो पहला कथन है उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा की स्थापना पहले समझ लीजिए। इसका स्थापना याद रखिएगा, राज्यसभा का स्थापना हुआ था 3 अप्रैल को और 1952 को। अगर राज्यसभा की स्थापना, लोकसभा की अगर स्थापना की बात करेंगे तो लोकसभा का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 17 अप्रैल को हुआ था और 1952 में हुआ था। ठीक है ना, 1952 में हुआ था। राज्यसभा का स्थापना हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, और इस वर्तमान में 245 सीटों पर क्या होता है, चुनाव होता है। प्रश्न कहता है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अगर कोई भी राज्यसभा का सदस्य सेवानिवृत्त होता है तो कौन कौन सा लाइन सटीक बैठेगा? उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता, एक गलत बात है। वो चाहे जितना बार भी मनोनयन हो सकता है करेंगे, वे 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, ये भी गलत है। सही क्या होगा? सही होगा उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। अगर राज्यसभा के आप सदस्य हैं, आपका कार्यकाल खत्म हो गया है, तो दोबारा भी आप राज्यसभा सदस्य बन सकते हैं। कोई इसमें लिमिटेशन और बॉन्डिंग की बात नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित राज्यों में उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे
ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं? लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं, मिलाते हैं, देखते हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राजस्थान में भी 25 है और बिहार में 40 है। इस युग में रखे हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, बिहार में 40 है और गोवा में 2 है। गुजरात की बात करें तो यहां पे 26 है, गोवा की बात करें 2 है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितना होगा? 11 है लोकसभा सीटों की संख्या। अब आपको मिलाना है कौन सही होगा, तो ऑप्शन ए सही है। बिहार 40, आंध्र प्रदेश 25 और राजस्थान कितना? 25। राजस्थान में भी कितना है याद रखिएगा? 25 है। तो पहला वाला युग में जो है वो मेरे भाई सही है। यानी कि लोकसभा सीट आपको याद होने चाहिए, किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय करता है? देखो, आकस्मिक निधि को अगर राष्ट्रपति को व्यय करना है, तो राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्र को अगर खर्च करना है, जो आकस्मिक निधि होता है उसे अगर राष्ट्र को खर्च करना है तो वो क्या करेगा? तो याद रखना, वो संसदीय स्वीकृति के जरूरत है, उसको संसदीय स्वीकृति मिलेगा तब आकस्मिक निधि को खर्च किया जाता है। राष्ट्रीय संकट के समय नहीं, संसदीय स्वीकृति के बाद नहीं। देखो, दो चीजें यहां पे हैं, एक है संसदीय स्वीकृति के बाद और एक है संसदीय स्वीकृति के पूर्व। अब क्या है? आकस्मिक का मतलब होता है कि अचानक से पैसे की जरूरत है, तो जरूरी नहीं है कि आप संसद से स्वीकृति लेंगे। अगर कोई भी ऐसी भूचाल अगर देश में आ जाती है, पैसे की जरूरत है, तो आकस्मिक निधि से तत्काल उसको क्या किया जाता है? खर्च किया जाता है। इसमें संसद की जरूरत नहीं है, यानी कि संसद के अनुमति से पूर्व उसको खर्च किया जा सकता है। इसको नाम से ही पता चल रहा है, आकस्मिक, अचानक। तो जब अचानक खर्च करना है तो संसद बैठेगी, मीटिंग होगी, प्रस्ताव पारित होगा, तो लंबा समय लग जाएगा ना। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। इसमें संसद स्वीकृति से पूर्व खर्चा किया जा सकता है, जरूरत नहीं है संसद से स्वीकृति लेने की। नेक्स्ट, नागरिकता समता का आशय क्या है? देखो, नागरिक समता का मतलब होता है कि कानून के समक्ष समानता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों एक समान है। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 14 में किया गया है और मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो नागरिक समता का मतलब होता है कानून के समक्ष समानता। अवसर की समता नहीं होता है, धन का समान विवरण नहीं होता है, बल्कि नागरिक समता का मतलब होता है कानून के समक्ष समानता। हर जात, हर धर्म के लोग कानून के समान एक समान है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 में किया गया है और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। यह कथन पूछ रहा है किसका है, तो याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे भीमराव अंबेडकर बोल रहे होंगे। संविधान की आत्मा देखे होंगे तो भीमराव अंबेडकर कह देंगे। नहीं, संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर किसको कहते? देखिए किसको कहते, सुन लीजिएगा। मौलिक अधिकार पहले समझिए। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है वो है। पहले 7 था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है। मौलिक अधिकार जो 6 है, पहला क्या था? समता का अधिकार। पहला क्या था मेरे भाई? तो पहला था समता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा है। और तीसरा है, बताओ तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा है क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और ये छठा जो है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यही जो है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। संविधान का आत्मा कहा है। संविधान का आत्मा कहा है। कौन कहा है? तो अंबेडकर जी ने कहा है। अंबेडकर जी ने कहा है। पर प्रश्न क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। पूरा के बारे में
राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, यह कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है, याद रखना। कोई दिक्कत? विशाल जोशी कहते हैं कि सर सर एक दिन में कितनी बार, क्या क्वेश्चन पूछते हैं विशाल, नहीं समझ। अरे क्या करे विशाल, पूरा तो बात लिखो मेरे भाई, पूरा बात लिखो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधियों को, जो अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट होता है, अंतरराष्ट्रीय संधि होता है, तो भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है। किसकी सहमति पर बनाता है? 138। देखो, अगर अंतरराष्ट्रीय संधि की बात आए और अंतरराष्ट्रीय संधि को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण पर लागू करना है, जैसे नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी भारत के किसी भी भाग पर कुछ ऐसा लागू करना चाहते हैं, जैसे कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं जो विदेश की कंपनी है, तो अंतरराष्ट्रीय संधि हो गया। तो उसके लिए क्या जरूरी है? सभी राज्यों की सहमति से। क्या सभी राज्यों की सहमति लेना पड़ेगा? बोलिए। बिना किसी राज्य की सहमति से, ये गलत हो गया। सभी राज्यों की सहमति लेने की जरूरत नहीं है, बिना किसी राज्य की सहमति से, ये सही है। संबंधित राज्यों के सहमति से, ये भी गलत है। नरेंद्र मोदी यानी कि मुख्यमंत्री को या भारत सरकार को यह पावर दिया हुआ है कि अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संधि का उदाहरण समझ सकते हैं कि मान लो चीन जो है वो भारत में कोई बिजनेस करना चाहता है, अमेरिका कोई देश में भारत में बिजनेस करना चाहता है, तो प्रधानमंत्री बात कर लेंगे, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए प्रधानमंत्री किसी भी राज्य से सहमति नहीं लेंगे, याद रखना, पावर उनके पास है। तो बिना किसी राज्य की सहमति से ऐसा कर सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ? अभी तक एक बार हुआ। कब हुआ? याद रखना, एक बार हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको लघु संविधान कहते हैं, 1976 में हुआ था। इसको हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान कहते हैं, याद रखना मेरे भाई। तो सिर्फ एक बार हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 3 बार, 2 बार, 4 बार, गलत है, सब गलत है, मात्र एक बार हुआ, इसको याद कर लेना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ और सिर्फ कितनी बार हुआ? तो सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के क में सहकारिता समिति जोड़ा गया है? देखो, 19 के क में सहकारिता समिति जोड़ा गया है, सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। अब देखो, याद रखना, ये हुआ था 97वां संविधान संशोधन और 2011 में। जब 97 संविधान संशोधन हो रहा था 2011 में, तो उस समय क्या किया गया कि सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम भी आई है, इसको वन लाइनर के रूप में अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का किस संशोधन में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया? सहकारी समिति शब्द भारत के किस संविधान संशोधन में? ये अपने कॉपी में बिल्कुल वन लाइनर में लिख लीजिएगा। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। ये सब एकदम याद रखने वाला चीज है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। देखो, भाषा के बारे में अगर बात करें तो 1953 में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ था और सबसे पहले आंध्र प्रदेश को पुनर्गठित किया गया था 1953 में। तो प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। कैसे करेगी? क्या अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। 2/3, 3/4 बहुमत की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए साधारण बहुमत से भी, संसद में जितने भी लोग बैठे रहेंगे, साधारण बहुमत से भी भाषा से जुड़े हुए प्रावधान को क्या किया जा सकता है? तो संशोधित किया जा सकता है। इसको आपको दिमाग में रखना होगा। ये सारे क्वेश्चन जो भी आप टेस्ट लगाते हैं, सारे टेस्ट पेपर को एक जगह जरूर रखा कीजिए और क्वेश्चन को उसी में रिवीजन कीजिए अगर नहीं लिख पाते हैं तो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ये तो एकदम अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है। राष्ट्रपति को
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 143 में है, याद रखना। और लेकिन उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श करेंगे, लेकिन उनकी परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, साथ में ये भी याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेते हैं, इसकी चर्चा अनुच्छेद 143 में है। और 143 में एक चीज और जोड़ा गया है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी करता है, तो याद रखिएगा इस बात को। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, बहुत अच्छा, प्रश्न को समझिए पहले। कोई भी संविधान संशोधन कानून, मान लीजिए कोई कानून है संविधान में और उसको संशोधित किया गया है, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। कब? मान लो कि कोई संशोधन हुआ और सर्वोच्च न्यायालय का नजर पड़ा कि ये अच्छा नहीं है, उसको क्या किया? उसको असंवैधानिक घोषित किया। तो किस कंडीशन में करेगा? बताइए, किस कंडीशन में करेगा? किस कंडीशन में करेगा? तो याद रखिएगा, वर्तमान द्विस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है। ये क्या उल्टा पलटा दिया है, अलग बात कह दिया। विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्य कहीं रखता है। नहीं भाई, विधि के समक्ष समानता तो भाग 3 में ना है, अनुच्छेद 14 में, ये कहीं नहीं रखेगा। ये सही है, मतलब ये लाइन सही है पर ये गलत, इसका आंसर गलत है। कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्याचात्मक व्यवस्था रखता है। सुनिएगा, देखिए क्या है। कोई भी संविधान संशोधन कानून जो लगता है वो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्याचात्मक व्यवस्था रखता है। मान लीजिए कि कोई संसदीय व्यवस्था है, ठीक है ना, संसदीय व्यवस्था है, कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था है, तो उसके स्थान पर अगर अध्याचात्मक व्यवस्था को लागू कर दिया जाए, अध्याचात्मक का मतलब होता है राजा की तरह। अध्याचात्मक का मतलब क्या हुआ? राजा की तरह। देखिए, कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था, इसका अर्थ होता है कि संसद के जितने भी सदस्य होते हैं वो कार्य करने वाले कार्यकारिणी होते हैं, मतलब उनको एक संविधान के अंदर में रह के कार्य करना होता है। लेकिन अगर इसके जगह पर अध्याचात्मक व्यवस्था हो जाए कि हम प्रधानमंत्री बन गए, अब हम परमानेंट रहेंगे, तो ये बात को क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय जो है वो असंवैधानिक घोषित कर देगा, क्योंकि संसद के जितने भी सदस्य हैं वो कार्यकारिणी सदस्य कहे जाते हैं। कार्यकारिणी का मतलब आपको 5 साल के लिए कार्य करने के लिए रखा गया है। अब आप उस कोई प्रधानमंत्री अपने पद को कार्यकारिणी ना करके अध्याचात्मक कर दे कि अब हम ही अध्यक्ष रहेंगे, अब मेरे सिवा कोई नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय क्या कर देगा? असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो ये प्रश्न जो है, हो सकता है कि एक बार 2 बार में आपको समझ में नहीं आए, इसको थोड़ा 2-3 बार रिपीट करके पढ़िएगा और आंसर से इसको रिलेट कीजिएगा, आपको बातें समझ में आएंगी। तो कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के आपको इसमें मिलेंगे जो थोड़ा सा आपके अनुकूल नहीं होगा। कौन सा कथन गलत है? अब भैया चारों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, चारों ऑप्शन का नॉलेज होना चाहिए। भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है। पहले तो संप्रभु का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। संप्रभु का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। इसका अर्थ होता है सर्वप्रधान सत्ताधारी। सर्वप्रधान सत्ताधारी। तो क्या भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है? गलत। क्या सत्ताधारी संस्था है? नहीं, उसमें सत्ताधारी भी होते हैं, असत्ताधारी भी होते हैं, मतलब जीते हुए पक्ष भी होते हैं और विपक्ष भी होते हैं। तो भारतीय संसद जो है एक संप्रभु संस्था नहीं है, क्योंकि संप्रभु का मतलब होता है सत्ताधारी। तो क्या संसद में सिर्फ पक्ष के लोग ही बैठते हैं, सत्ताधारी लोग ही बैठते हैं? नहीं, पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं। तो पहले निपट गया भैया, यही गलत है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल करता है, बिल्कुल करता है, सही है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दे, भी सही है। मतलब गलत कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और याद रखना, संप्रभु का मतलब मिलेगा, तो संप्रभु का मतलब होता है सर्वप्रधान सत्ताधारी। जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद लाया गया, जब भारत की न्याय पद्धति में लोकहितवाद लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन आपको मिला, इसको बिल्कुल कॉपी में नोट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये फैक्ट है, ये आपको फैक्ट है, इसमें कोई फालतू डिस्कशन नहीं करना है। ये आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है कि जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद आया था, वाद का मतलब क्या होता है? झगड़ा टाइप का मैटर, वाद,
मतलब क्या हुआ, विवाद टाइप का वाद, है ना। तो जब भारत के न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वी पी एन भगवती। अब देखो ये स्टेटिक पोर्शन हो गया। अब इसको अपने कॉपी में या जो भी आप सेट प्रैक्टिस किए होंगे उसमें इसको अंडरलाइन कर लेना कि इसको भैया याद रखना है कि कौन व्यक्ति थे। आया बात समझ में। जैसे पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, याद रखना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से पीएन भगवती का नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो बजट। बजट शब्द जो है भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, इसको याद रखना। बजट शब्द कहीं भी भारत के संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, विनियोग विधेयक लिखा हुआ है, लेकिन बजट शब्द कहीं भी नहीं है, याद रखना इस बात को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय के लिए बाध्यकारी होगा। प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए। 147 फैक्ट पूछा है, आर्टिकल्स याद होने चाहिए, इसमें कोई डिस्कशन नहीं चलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे अब पूछ देगा कि बोलने की स्वतंत्रता या आजादी किस अनुच्छेद में है, 19 में है। तो आपको फैक्ट याद रखना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, मतलब चार गो 3 गो ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद का, उसमें से कौन सा अनुच्छेद है यह प्रावधान करता है, मतलब यह बात बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय के लिए बाध्यकारी होगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी नियम लगाएगा वो भारत के हर एक उच्च न्यायालय को मानना पड़ेगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो भैया 141 अनुच्छेद में कहा गया है। अभी बात आपको याद रखना होगा हमेशा कि सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी भी बात को कहेगा तो हर उच्च न्यायालय को मानना होगा। 21 अनुच्छेद में कहा गया है, तो 141 में कहा गया है, इसको याद रखना होगा। क्लियर है। आर्थिक नियोजन एक विषय है, समवर्ती सूची का, राज सूची का, संघ सूची का। देखो पहली बात की सूची की अगर हम बात करें तो सूची की चर्चा अनुसूची 7 में कहा गया है। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची के बारे में कहा गया है। अगर हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघ सूची पहले उसमें कितने 66 विषय थे, अब उसमें 61 विषय हैं, ये याद रखना होगा। संघ सूची की अगर हम बात करें तो कंप्लीट हो गया, सॉरी इसमें पहले 97 विषय थे, पहले इसमें 100 विषय थे, अब 97 विषय हो गए हैं, ये याद रखना होगा संघ सूची के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके बाद राज्य सूची है, भैया राज्य सूची भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। इसमें पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय है। एक है समवर्ती सूची। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो भाई साहब इसमें पहले 47 विषय थे, अब इसमें 52 विषय हैं। अब वाला को हम घेर देते हैं। तो क्वेश्चन तो यहां से भी पूछता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। अगर हम बात करें कि राज्य सूची में क्या क्या आता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आएगा कृषि, इसमें आएगा लोक स्वास्थ्य, इसमें आएगा पुलिस, इसमें आएगा जेल, इसमें आएगा न्याय, इसमें आएगा सिंचाई, इसमें आएगा पशुपालन, इसमें आएगा मनोरंजन। मनोरंजन ये सब किसके विषय हैं, राज्य सूची के। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ये सब राज्य सूची में आएंगे। अगर हम बात करें संघ सूची की, संघ सूची में क्या क्या विषय आते हैं, कुछ विषय को देख लीजिए जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। विदेश मामले संघ सूची के विषय हैं, विदेश मामले। और क्या आएगा, टीवी, रेडियो, डाकघर, डाकघर, और क्या आएगा, और आएगा शेयर मार्केट, शेयर बाजार, और क्या आएगा बैंकिंग, और क्या आएगा सुरक्षा, है ना, और क्या आएगा जनगणना, और क्या आएगा रेल, और क्या आएगा बंदरगाह, और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन एग्जाम के लिए जरूरी है। उसी प्रकार से समवर्ती सूची में क्या आएगा, क्या आएगा समवर्ती सूची में, विवाह,
विवाह विच्छेद, आर्थिक नियोजन, है ना। इसके बाद आएगा वन, शिक्षा, रोजगार, ये सब जो आएंगे वो समवर्ती सूची में आएंगे। ये सब बात किस में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा। क्लियर है? बहुत सारी बातें समवर्ती सूची में आएंगी। तो प्रश्न कहता है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो आर्थिक नियोजन किसकी विषय है? तो याद रखिएगा समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर ए। अखंड ज्योति ये जो बैच है बीएसएससी 10+2 के लिए है, 5000 क्वेश्चन चल रहा है बीएसएससी के छात्रों के लिए। अगर जिनको क्वेश्चन करना है आर्ट्स के लिए 5000 क्वेश्चन, मात्र 299 रुपया में बैच है। आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका जो पीडीएफ है वो करेगा। तो याद रखिएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पर ही आपको मिलेगा। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? 149 आपको बताना है किसके द्वारा की जाती है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, बताइए, या स्पीकर के परामर्श से संसदीय कार्य मंत्री द्वारा? जल्दी से बताइए। याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसमें आंसर होगा राष्ट्रपति, दिया सॉरी आंसर दिया है राष्ट्रपति, गलत होगा, ये भी नहीं होगा। स्पीकर के परामर्श से संसदीय कार्य मंत्री। देखो स्पीकर जो होता है वो अध्यक्ष को ही कहते हैं। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना वो स्वतंत्र होता है लोकसभा के महासचिव को चुनने के लिए। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है। भाई गलत है, विवेकाधिकार है। बहुत व्यापक विवेकाधिकार है, बहुत ज्यादा भी नहीं है पर है। कुछ निश्चित मामले में विवेकाधिकार है यानी विशेषाधिकार है। जैसे क्षमादान की शक्ति इनके पास भी है, मृत्युदंड को तो माफ नहीं करेंगे पर आपकी सजा को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ तो है, तो कुछ निश्चित विवेकाधिकार है। और आपको अंत में बता दें कि एक टेलीग्राम है गुरु जी का जीएस। ये गुरु जी का जीएस टेलीग्राम आप ज्वाइन करके यहां से 12 गो सेट हमने फ्री में डाला हुआ है पॉलिटी के लिए। तो जिनका पॉलिटी सब्जेक्ट है जाइएंगे वहां पर, वहां से ये 12 गो सेट आप निकाल लेंगे। गुरु जी का जीएस टेलीग्राम है, इस पे हमने 12 के 12 सेट डाला हुआ है। 12 सेट वहां से निकाल लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। और पॉलिटी का हर सेट में 25 क्वेश्चन है, अंत में उसका डिस्कशन किया हुआ है। ये आपके लिए फ्री में हमने दे रखा है। आप सारे भावी शिक्षकों के लिए फ्री में हमने वहां दे रखा है। तो वहां से जाकर के ये 12 सेट आप ले लेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के द्वारा डिजाइन किया गया है, टीम के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये 12 सेट को आप वहां से प्रिंट कर लेंगे और बिल्कुल जाकर के आराम से वो आप ज्वाइन करेंगे इस को। और यहां से आपको 12 को सेट मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं जिनका सब्जेक्ट पॉलिटी है वो बिल्कुल जाकर के 12 सेट मार लेंगे। एक क्वेश्चन उससे बाहर आपको नहीं आएगा, क्योंकि एक सेट में कितने क्वेश्चन है? 25, यानी कि 300 क्वेश्चन है। आज से प्रिंट करवा के कल से रोज एक सेट प्रैक्टिस कर देंगे। 1 घंटा आधा घंटा समय देना है और एक एक सेट को आपको रोज प्रैक्टिस करते चलना है। उसका डिस्कशन भी बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन का लास्ट में दिया हुआ है आंसर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
हेलो 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 हेलो, माइक टेस्ट, हेलो हेलो, साउंड साउंड ठीक करिए भाई। हेलो हेलो, चलिए चलिए अब शुरुआत करेंगे हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने है और हम लोग समझते हैं मेरे भाई, दो टर्म हमारे सामने है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से सही संबंध के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब मामला ये है कि जो संबंध है उसके बारे में हम लोग को पता करना है, कौन सही है कौन गलत है। मेरे दोस्त, एक बात हम जानते हैं, एक बात आप जान लीजिए, जब दूरी की बात होती है ना, तो ये वास्तविक मार्ग की जो लंबाई होती है उसको दूरी कहते हैं। वास्तविक मार्ग की जो लंबाई होती है, वास्तविक मार्ग की जो लंबाई होती है ना, उसी को दूरी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी जा रहे हैं, सबको जोड़ दीजिए, वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को एक बात समझना पड़ेगा कि ये वास्तविक मार्ग की लंबाई जो होती है ये हमारा होता है। दूसरी बात, दूरी कभी हमारा, दूरी दूरी जो है ये हमेशा धनात्मक होता है। ये हमेशा कैसा होगा तो कहेंगे, हम हमेशा की बात करते हैं, हमेशा हमेशा धनात्मक, हमेशा धनात्मक होती है। दूसरी बात आपको समझना है विस्थापन के बारे में। यदि हम यहां पर विस्थापन की बात करते हैं मेरे भाई, तो विस्थापन वास्तविक मार्ग की लंबाई नहीं होती है। विस्थापन हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को जोड़ने वाला जो दूरी होता है उसके होता है। विस्थापन की अगर हम बात करते हैं तो विस्थापन हमारा क्या होगा, तो हम लोगों को समझना है कि विस्थापन की अगर हम बात करेंगे तो विस्थापन किसको कहते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को जोड़ने वाला जो हमारा पॉइंट होता है। दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे, ये हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर आप ऐसे इसको समझिए, ये हमारा न्यूनतम दूरी को कहते हैं। न्यूनतम दूरी को ही कहते हैं। दूसरी बात, न्यूनतम दूरी हमेशा आपको सीधी रेखा में मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसे मिलेगा, तो हमेशा आपको सीधी रेखा में मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। और न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ये दूरी है, ये न्यूनतम दूरी है, दोनों में अंतर होता है। और दूसरी बात है कि विस्थापन अगर आपको कहीं भी चाहिए तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर पता कर लेते हैं, उन दोनों को मिला दीजिए, वही आपका यहां पर क्या हो जाएगा, कहेंगे यहां पर विस्थापन हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला पॉइंट मिल गया, दोनों को मिला दीजिए और एक सीधी रेखा से मिलाना है तो कहेंगे ये हमारा सबसे न्यूनतम दूरी होगा और यही विस्थापन हो जाता है। अब इसमें आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना मेरे दोस्त, कि जो विस्थापन होगा ना, ये न्यूनतम होता है। दूरी तो है लेकिन न्यूनतम दूरी को कहते हैं। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गया कि अगर हम दूरी की बात करते हैं तो दूरी हमेशा एक ग्रेटर देन इक्वल टू किसका होता है, तो विस्थापन का होता है। इस रिलेशन को आप ध्यान रखना। दूरी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, तो विस्थापन। दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है लेकिन विस्थापन कभी हमारा दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है, दूरी से छोटा ही होगा। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हमें रेशियो देखना है, रेशियो जिसका भी बोला है, अगर दूरी बटा विस्थापन की बात कर रहा है, इसका मतलब है मेरे भाई कि इधर भी हम विस्थापन से डिवाइड करते हैं और इधर भी हम किससे, तो विस्थापन से डिवाइड करते हैं, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है। तो आप ऐसी परिस्थिति में देख लीजिए, आपके सामने जो निकल करके आया वो दूरी बटा क्या है, तो कहेंगे दूरी बटा विस्थापन, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 1 आ गया। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे पहला ऑप्शन हमारा यहां पे राइट हो जाएगा। लेकिन हम लोग बारी बारी से सारी चीज को समझते हैं और पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और अगला क्वेश्चन एकदम लॉजिकल है और विदाउट कंसेप्ट का ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। कह रहा है 60 वाट और 100 वाट बल्ब वाले बल्ब हैं, उनके तंतु की जो लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। यानी कि तंतु जो है वो एक ही लंबाई का, ये बोल दिया है। जो फिलामेंट है उसकी लंबाई क्या है, तो यानी कि बराबर है, यानी कि लंबाई में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, लंबाई उसका कांस्टेंट है, नियत है। अब कह रहा है यहां पर कि एक 60 वाट का है और 100 वाट का बल्ब है, तब क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि 100 वाट का वाला तंतु मोटा होगा या 60 वाट वाला तंतु मोटा होगा। मेरे दोस्त, हम सभी लोग जानते हैं कि पावर का एक फॉर्मूला होता है V² अपॉन में R।
और ये फॉर्मूला हम किसके लिए यहां पर यूज कर रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग घर में अगर कोई भी चीज इक्विपमेंट्स वगैरह लगाते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, वो सभी के सभी हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो किसमें, तो पैरेलल कनेक्शन होता है, यानी कि श्रेणी क्रम नहीं, आप कहेंगे समानांतर क्रम में होता है। तो हम लोग ऐसा मान करके चलेंगे हमारे घर में ये बल्ब लगा हुआ है इसलिए वह समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और समानांतर क्रम में ही हम लोग घर में वायर की वायरिंग करते हैं। और अगर समानांतर क्रम में वायरिंग करते हैं तो इस कंडीशंस के लिए हम लोग को ध्यान रखना है, यदि हमारा वायर समानांतर क्रम में जोड़ा होता है तो हम कहते हैं उसमें वोल्टेज का मान कांस्टेंट होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर सीरीज में करते तो हमारा वोल्टेज अलग अलग होता। लेकिन यहां पर क्या है, तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं ताकि सभी इक्विपमेंट्स में वोल्टेज बराबर मिले, इसलिए वोल्टेज का मान नियत है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो टर्म हो गया ये हमारा कांस्टेंट हो गया। अब मामला हमारे पास क्या आ गया, तो ये पावर और रेजिस्टेंस का आ गया। तो पावर वित्तकर्मानुपाती रेजिस्टेंस का है। अब यहां पर मामला ये है मेरे भाई कि यहां पर 60 है और 100 वाट की बात कर रहा है। हम ऐसा करते हैं, यदि हम मान लेते हैं मेरे भाई कि अगर हम यहां पर पावर को यहां पर घटाने का कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा।